महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो रत्न भंडार है वहाँ से आवाज आ रहा है, कोई बताए कि इसमें सांप है, कोई बताए कि इसमें कोई जाएगा तो वो बचेगा नहीं, ऐसा करके बहुत सारे कॉक एंड बुल स्टोरी बना के जो करप्शन किया है, जो उड़ीसा को लूटा है, उनको छुड़ा नहीं जाएगा। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार के बारे में पिछले दिनों बहुत चर्चा हुई। 14 जुलाई और 18 जुलाई को महाप्रभु का खजाना खोला गया। वहां मौजूद सामानों की लिस्टिंग अब की जा रही है, लेकिन इस अति महत्वपूर्ण कार्य का प्रभार था श्री पृथ्वीराज हरिचंदन के पास, जो कि उड़ीसा में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार में कानून, एक्साइज और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। और ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि श्री हरिचंदन जी आज इस वक्त हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और उड़ीसा में नई सरकार बनते ही सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को खोलना और उसकी लिस्टिंग करवाना। भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था और खुद पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में इस बात का जिक्र भी किया था। और इस चुनौती को आपने कैसे पूरा किया, कृपया विस्तार से दर्शकों को बताएं। देखिए, महाप्रभु जगन्नाथ का जो संस्कृति है, महाप्रभु जगन्नाथ का नाम जो है, ये ओडिया अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। जब सरकार का परिवर्तन हुआ, एक मेजर मुद्दा था इसमें कि ओडिया अस्मिता का सुरक्षा कैसा किया जाए, ये था, और जगन्नाथ संस्कृति का कैसा सुरक्षा किया जाए, ये और बात था। तो इसमें दो चीज़ें था। एक तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो दर्शन के लिए, जैसे उनका 4 द्वार होते हैं, मंदिर में 4 द्वार होते हैं, और चारों द्वारों से 3 द्वार को ये पिछले सरकार ने बंद करके रखे थे। कोई रीजन नहीं था। कोविड के टाइम जब रेस्ट्रिक्शन कुछ था तब से बंद हुआ था, और वो 2024 तक उसको खुले नहीं थे। बहुत डिमांड था पब्लिक में, पॉलिटिकली भी बहुत एक इसको लेके एक बड़े मुद्दा था कि लाइक वो भक्तों को दर्शन करने के लिए आप लोग आसानी का तरीका क्यों नहीं ढूंढते हैं, लेकिन ये लोग सुनते नहीं थे, जिससे मतलब पूरा डेफ ईयर में चला जाता था सब बात। तो हम जब सरकार में हम लोग आए, जिस दिन हम लोग शपथ लिए, उसके अगले दिन ही हम 4 द्वार को खोलने की प्रबंधन किए। माननीय मुख्यमंत्री से शुरू करके पूरा मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों एक साथ होकर जाके 4 द्वार खोलने के लिए जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को किए हैं। और पहले दिन उसको, जिस दिन शपथ ली, उसी दिन कैबिनेट में एक डिसीजन हुआ कि 4 द्वार कल से खोला जाएगा। तो ये एक पहली बात थी। दूसरी थी कि लाइक ये महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो रत्न भंडार है, जिसको लेके 2016 से एक चर्चा था कि इसमें क्या है, जो चीज़ें हैं, इस जो ऑर्नामेंट्स है, जो जेमस्टोन से जो कुछ भी है, वो है कि नहीं है। क्योंकि लास्ट 1978 में एक उसका मतलब गिनती हुआ था, एक डाटाबेस है जिसको लेके, और उसके बाद 1978 से आज तक ये नहीं हुआ था। तो एक 2016 जब इसका हुआ, नवकलेवर हुआ भगवान जी का, तब कुछ ऐसे इरेगुलरिटीज लास्ट गवर्नमेंट ने किए थे, जिसको लेके सबके मन में ये संशय था कि लाइक जो ऑर्नामेंट्स भगवान जी के हैं, ये है कि नहीं है, इसके लिए था क्वेश्चन मार्क खड़ा था। तो 2019 का जो चुनाव था तब भी ये बात आया था। 2019 के बाद जब 2024 का चुनाव आया, तब इससे पहले, और ये बड़ा मुद्दा बन के आया। फिर हाई कोर्ट के पास हम लोग गए थे, मतलब हमारा एक एक्स प्रेसिडेंट श्री समीर महांती जी, ये हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किए थे कि लाइक इसको खोलने की प्रबंधन किया जाए, लेकिन वो फिर भी ये सरकार ने चुप थे उसके ऊपर। तो हमारा ये इलेक्शन कमिटमेंट था उड़ीसा को, उड़ीसा के लोगों को, कि हम आएंगे तो रत्न भंडार का गिनती हम लोग शुरू करेंगे। रत्न भंडार में जो आर्टिकल्स है उसका गिनती शुरू करेंगे। 78 की लिस्ट है, वो उपलब्ध है अभी? हाँ, उपलब्ध है, वो उपलब्ध है सरकार के पास। उसको मैच करना है कि वही ऑर्नामेंट्स है कि नहीं है। तो इसके लिए 2018 में ये लोग एक बार एक अटेम्प्ट किए थे अंदर जाने के लिए, लेकिन फिर कॉक एंड बुल स्टोरी शुरू हुआ। कोई किसी ने बताया कि लाइक वहाँ से आवाज़ आ रहा है, कोई बताया कि इसमें सांप है, कोई बताया कि इसमें कोई जाएगा तो वो बचेगा नहीं, ऐसा करके बहुत सारे कॉक एंड बुल स्टोरी बना के ये लास्ट गवर्नमेंट 18 साल बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसी साल शायद चाबियाँ खोई भी थी। उसी साल नहीं, वही है
कि जो अंदर जाने के लिए ये लोग बोले कि चाबी नहीं है, चाबी नहीं है, पहले बोले कि चाबी नहीं है। फिर जब पॉलिटिकल प्रेशर आया, हम लोग पार्टी के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाके वहाँ मतलब धरना में बैठ गए, पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज किए। जब किए तो ये लोग बोले कि हाँ एक डुप्लीकेट चाबी मिल गया। अरे डुप्लीकेट चाबी मिल गया तो खोल दो, तो खुले नहीं ये लोग। और 2018 से 2024 6 साल चला गया, लेकिन ये लोग उसका कोई अटेम्प्ट भी नहीं लिए। 2024 में जब हम लोग आए, हमारा पहला मुद्दा था ये द्वार खोलने के लिए। दूसरा मुद्दा था महाप्रभु जगन्नाथ के रत्न भंडार का गिनती, एक जो सामान है, जो ऑर्नामेंट्स है, उसका एक बार गिनती शुरू हो जाए। तो गिनती क्या करना है, ये गिनती करके 1978 का जो डाटाबेस है उससे मैच करना है अगर सही है कि नहीं है। तो ये बात था। तो हम लोग क्या किए, इसके लिए बहुत सावधानी से टेम्पल जो प्रशासन है, टेम्पल का जो मैनेजिंग कमेटी है, और एक बनाया गया एक हाई पावर कमेटी, जो हाई कोर्ट का निर्देश था कि एक हाई पावर कमेटी बने, जिस कमेटी के निगरानी में, सपोर्ट में मैनेजिंग कमेटी ये काम को हाथ में लेके करेंगे। तो हम लोग जस्टिस विश्वनाथ रथ एक रेप्यूटेड रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस है, तो उनके चेयरमैनशिप में हम लोग एक कमेटी बनाए। तो कमेटी को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिए हम लोग कि गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हर कदम को नाप के क्या को किसी कदम में क्या करना है, इसको सामने रख के हम लोग एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए। लेकिन तो ये प्रश्न ये उठता है कि जब मैं पता ही नहीं था कि रत्न भंडार के अंदर क्या है, क्या माहौल है, क्या चीज़ है, तो एसओपी बनाई कैसे गई? नहीं, एसओपी जो बनाया गया था, हर किसी सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए इसमें हम लोग एक बिंदु छोड़ के रखे थे। ये अगर ये है तो क्या करना है, अगर ओ है तो क्या करना है, अगर तीसरा सिचुएशन है तो क्या करना है। हर कोई सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए हम लोग इसमें एक सोल्यूशन दिए थे, तो ताकि ये एसओपी से डाइवर्ट ना हो, और जैसे एसओपी में है ये इस डायरेक्शन में ये काम को करें, ताकि मतलब किसी का मन में कुछ संशय सृष्टि ना हो कि ये लोग अपने आप कुछ कर रहे हैं। ये लोग जो गए हैं, ये एक स्टैंडर्ड ऑफ रूल्स को लेके साथ में गए। तो ये जब गए, फिर हम लोग सोचे कि लाइक शायद साफ हो सकता है, तो हम लोग स्नेक हेल्पलाइन का सहायता लिए। फिर हम लोग सोचे कि और कुछ भी हो सकता है, तो फिर हम लोग जो डिजास्टर मिटिगेशन टीम को, उनको भी साथ में बुलाए, डॉक्टर्स को लेके गए। सब लोग बाहर वेट किए थे, लाइक अगर कुछ अनहोनी होगा तो ये लोग अंदर जाएंगे, जिसको बुलाया आएगा तो वो लोग अंदर जाएंगे। तो ऐसा एक सिचुएशन में ये हुआ। और ये जब ये लोग गए अंदर और डुप्लीकेट चाबी को लेके गए, वो डुप्लीकेट चाबी एक्चुअली कोई भी ताला, जो 3 ताला था वहाँ, मतलब बाहर का रत्न भंडार का चाबी तो है, वो अवेलेबल है, क्योंकि बाहर का रत्न भंडार में जो रहता है, जो ऑर्नामेंट्स, ये डिफरेंट टाइम में भगवान जी के डिफरेंट यूजेस होता है, तो इसका चाबी है। लेकिन जो अंदर वाला जो है, अंदर वाला रत्न भंडार में वो जो 3 ताला था, वो 3 तालाओं से ये चाबी किसी में फिट नहीं हो रहा था। तो ताकि ये, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम लोग का जो एसओपी में जैसे था कि फोरेंसिक टीम जाके उसको काट के वो ताला को क्लियर करेंगे, तो वही हुआ। और फोरेंसिक टीम के सहायता से ये ताला को हम लोग काट के फिर ये लोग अंदर गए, थोड़ा इंस्पेक्शन भी हुआ। और फिर हम लोग सोचे कि लाइक अभी जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा तब शुरू हो रहा था, तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा शुरू होने के बाद हम लोग उसको शिफ्टिंग करेंगे। कहाँ शिफ्टिंग करेंगे, वो मंदिर, ये एक ट्रेडिशन है कि भगवान जी का जो द्वार है, जय विजय द्वार बोलते हैं, जहाँ अंदर जाने वाला जो द्वार है, वो उसके बाहर ऑर्नामेंट्स नहीं जा सकता, ये एक ट्रेडिशन है। तो हम लोग क्या किए, तो भगवान का एक जगह था यहाँ मंदिर के अंदर ही, जिसको हम लोग फोर्टिफाई करके इसको एक टेम्पोररी ट्रेजरी का रूप में उसको फिर रीडिज़ाइन किए। तो टेम्पोररी ट्रेजरी उसको डिक्लेयर किया गया, गवर्नमेंट की तरफ से उसको टेम्पोररी ट्रेजरी डिक्लेयर किया गया। जो रत्न भंडार में जो सामान था, जो डिफरेंट अलमीरा और बक्सा में जो था, उसको हम लोग शिफ्ट करके यहाँ लाके उसको ट्रेजरी को सील करके फिर उसको जितना फोर्टिफाई हो सकता है, जितना सेफ गार्ड किया जा सकता है, उसको करके हम लोग रखे। इसमें अभी काम है कि वो रत्न भंडार का जो अंदर का पार्ट है उसमें थोड़ा रिपेयरिंग का ज़रूरत है। एएसआई उसका इंस्पेक्शन कर चुका है, एएसआई अभी उसके काम शुरू करेंगे। एएसआई वाले का काम खत्म होने के बाद फिर रत्न भंडार का जो सामान यहाँ है टेम्पोररी ट्रेजरी में, वो अंदर फिर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद वो अंदर में
ही उसका गिनती शुरू होगा। इसको भी हम लोग पूरा ट्रांसपेरेंट रखने के लिए हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी से भी हम लोग रिक्वेस्ट किए थे। इसने आरबीआई का एक टीम, जिस टीम ने पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में, केरल के पद्मनाभ स्वामी के मंदिर का जो गिनती हो रहा था उनके जो ऑर्नामेंट्स का, इस काम में जिन लोगों ने शामिल थे, ये एक टीम, वैसा एक टीम इसने डेप्यूट किए हैं हमारा रत्न भंडार के गिनती के लिए। तो उनके प्रेजेंस में हम लोग गिनती शुरू करेंगे। इसमें पहली बात है कि उसका वेट, क्वालिटी ऑफ द लाइक मेटल एंड नेम ऑफ द मेटल, ये सब को लेके हमारा प्लान ये है कि उसका फोटोग्राफ और ये तीनों कैटेगरी का क्राइटेरिया को लेके हम लोग एक डिजिटल डाटाबेस तैयार करेंगे जो 100 ईयर्स के लिए एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट होकर रहेगा। और कभी भी कोई भी सरकार आके उसको गिनती फिर शुरू करेंगे तो इनके लिए एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बन के ये रहेगा। आपने बहुत अहम बात बताई कि जो भगवान के रत्न हैं वो जय विजय द्वार के बाहर नहीं है। ये हमारे दर्शकों को नहीं पता होगी बात, शायद उनको लगता हो कि जो अस्थायी चेस्ट बना हुआ है, अस्थायी जो भंडार बना हुआ है, वो मंदिर के बाहर कहीं बना हुआ है। लेकिन बहुत राहत की बात है कि भगवान का खजाना भगवान के पास ही है और उसकी लिस्टिंग जारी है। अब ये लिस्टिंग का जो काम है वो कब तक पूरा होने की उम्मीद है? देखिए, अभी तो पहली काम है कि ये अभी जैसे रिपेयरिंग का काम में मेरा असेसमेंट जो है, एएसआई वालों से बात हुआ था, 1.5-2 महीना तक तो लग ही जाएगा। एक बार रिपेयरिंग ख़त्म होगा तो हम लोग ये सामान फिर अंदर लेंगे, अंदर लेके अंदर ये गिनती शुरू होगा। रत्न भंडार के अंदर ही ये गिनती, टेस्टिंग प्रोसीजर, एवरीथिंग जो कुछ भी है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में, उसको इसके अंदर ही, रत्न भंडार के अंदर ही किया जाएगा। तो इसीलिए सेफ भी रहेगा और बाकी जो है कि लाइक जो ट्रेडिशन भी जो है वो ट्रेडिशन भी मेंटेन रहेगा। इसीलिए हम लोग इसका प्लानिंग कर रहे हैं। जितना जल्दी रिपेयरिंग ख़त्म होगा, हमारा पहले सोच था कि 7-8 दिन में हो जाएगा रिपेयरिंग। 7-8 दिन में नहीं होने वाला ये, जितना कुछ डैमेज हुआ है, तो इसको करीब 1.5 से 2 महीना लगेगा। उसके बाद ही एक बार ख़त्म हो जाए फिर रत्न भंडार का गिनती शुरू होगा। अच्छा, जो उसके असेसमेंट के लिए जेम और ज्वेलरी एक्सपर्ट्स हायर किए गए होंगे, वो बाहर से हायर किए गए हैं या फिर आरबीआई के लोग हैं? नहीं, ये सब आरबीआई के लोग होंगे। आरबीआई के लोग होंगे, इनके प्रेस्क्राइब्ड किए गए लोग होंगे। तो इसमें टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन या टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी या सरकार कोई भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जिसको आरबीआई जैसे इसको हैंडल करेगा उस हिसाब से वो चलेगा। जो अस्थायी चेस्ट है, अस्थायी जो भंडार है, उसकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है? केंद्रीय एजेंसियों के पास है या फिर उड़ीसा गवर्नमेंट के पास है? नहीं, वो उड़ीसा गवर्नमेंट के पास है और उड़ीसा गवर्नमेंट के तरफ से इसको कम्प्लीटली सील किया गया है। और बाकी जो इसके लिए जो जितना डिप्लॉयमेंट होना है फोर्स, वो बाहर पूरा डिप्लॉय करके रखे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब कम्प्लीटली इट इज़ इन सेफ हैंड्स, सो एब्सोल्युटली देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अच्छा, आपने बताया कि 78 के बाद से वहाँ पे कोई मानवीय आवाजाही नहीं हुई थी, तो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आमतौर पे समझ में आता है कि जहाँ पे आदमी आता रहता है वहाँ पे साफ़ सफाई हो जाती है, पैरों के निशान पड़ जाते हैं। तो जब आप लोगों ने खोला उस रत्न भंडार को, तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि 78 के बाद भी ऐसे मानवीय कदम पड़े हैं या फिर वो? नहीं, 78 में काउंटिंग हुआ था। फिर उसके बाद 82 में उससे थोड़ा सिल्वर निकाला गया था। सिल्वर इसीलिए कि भगवान जी का जो सामने जो सिंह द्वार, मतलब जो लायन गेट है, लायन गेट का जो डोर्स है, वो डोर्स में एक सिल्वर का प्लेटिंग हुआ था। वो इसीलिए करीब 32-33 केजी सिल्वर वहाँ से निकाला गया था और प्लेटिंग हुआ था 1982 में। 85 में थोड़ा सा सोना इसमें से निकाले गए थे, जिसमें मतलब महाप्रभु बलभद्र जी का जो ये चीता सर पे लगता है, वो चीता में थोड़ा चीता टूट गया था। इसको फिर रिपेयरिंग करने के लिए थोड़ा सा सोना इसमें से निकल गए थे, मतलब ये 1985 का। 85 के बाद और कभी कोई इसमें नहीं गया था। मतलब 85 के बाद और कोई मतलब वो रिकॉर्ड में कुछ नहीं है कि कोई गया था अंदर करके। तो इसीलिए हम लोग जब करेंगे, उसको गिनती करेंगे, वो पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मेरा तो आज के दिन पे भी मेरा विश्वास है कि मतलब 1978 में जो सामान था, इसमें से 82 में और 85 में जो निकाला गया था, उसको एक बार माइनस कर देंगे तो जो रहना चाहिए वही है। ये विश्वास है
तो फिर बाद में पता चलेगा, जब गिनती शुरू होगा फिर पता चलेगा, क्लैरिटी एक आएगा। मंत्री महोदय, आपने विश्वास जताया कि खजाना लगभग उतना ही होना चाहिए जो 78 में था, जो थोड़ा बहुत कम। मतलब शायद मतलब अभी तो बता नहीं सकते, ये आपका भरोसा शायद मेरा भरोसा है कि भगवान जी का सामान जैसा था ऐसा है करके, हो सकता है नहीं हो सकता है वो तो बाद की बात है, वो गिनती होगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन महोदय, आपकी कमेटी के एक सदस्य हैं जगदीश महंती, उन्होंने आरोप लगाया है कि भगवान के खजाने से कीमती वस्तुएं चुराने के लिए नकली चाबी बनवाई गई और चोरी की शायद कोशिश भी की गई है। इन आरोपों में क्या सच्चाई देखते हैं आप? नहीं, ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, जो उनका एक्चुअली ये ऐसे आके मीडिया के सामने बोलना नहीं चाहिए था। मतलब इन लोगों को, ये कमेटी को जैसे इम्पोर्टेंट काम सौंपा गया है, इसके बावजूद ये आके बाहर बोलना नहीं चाहिए था। इस बारे में तो डेफिनेटली सरकार के तरफ से और मैनेजिंग कमेटी के तरफ से ज़रूर उनको पूछा जाएगा कि क्या एविडेंस है इसका जो बोल रहे हैं। डेफिनेटली विल आस्क फॉर दैट। लेकिन ये जो है ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, तो चाबी क्या हुआ है क्या नहीं है इसके बारे में हम लोग एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो चाबी का डुप्लीकेट चाबी का किस्सा क्यों आया, तो इसके बारे में डेफिनेटली देयर विल बी एन इन्वेस्टिगेशन, बट नॉट नाउ। वो एक बार वो गिनती शुरू हो जाएगा, गिनती खत्म होगा, फिर हम लोग ये चाबी के बारे में डेफिनेटली विल सेट अप ए इन्वेस्टिगेशन लाइक काइंड ऑफ थिंग, जिसमें पता चलेगा कि ये चाबी का झूठ किसने बोला था, क्यों बोला था और किसने बुलवाया था। ये तो आगे की बात है, लेकिन गिनती हमारे लिए प्रायोरिटी है और गिनती को हम लोग पहले ख़त्म करेंगे। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि रत्न भंडार में कोई गुप्त तहखाने जैसी, कोई गुप्त कक्ष जैसी चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पे और भी बेशकीमती सामान उपलब्ध हैं। तो क्या उस गुप्त कक्ष को ढूंढने के लिए, इस बारे में पता लगाने के लिए कोई विशेष तकनीक आजमाई जा रही हो, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ऐसा एक डर है कि उड़ीसा पहले कई बार जो मराठा वर्गियों के मतलब अटैक के शिकार हुआ था। मुग़लों ने भी लाइक बहुत सारे बात मुग़ल रूलर्स वो भी मतलब बहुत बार अटैक किए थे उड़ीसा। और इसमें एक मेजर, जैसे सोमनाथ मंदिर में ये लोग सोमनाथ मंदिर जा रहे थे इसीलिए कि वहाँ से खजाना लूटें। ये उड़ीसा में वही रत्न भंडार का एक रहस्य इसके लिए, इन लोगों के लिए भी था कि खजाना लूट के ले जाएं, क्योंकि ये खजाना रत्न भंडार का एक बैकग्राउंड में बताता हूँ आपको। रत्न भंडार में जो सामान है ये कहाँ से आया, तो उड़ीसा पहले जैसे मतलब जो पुराना उनका जो टेरिटरी था, महाराजा कपिलेंद्र देव हो या महाराजा खारवेल हो, इनके टाइम पे जो था, इसमें ये पूरा गंगा गोदावरी था। मतलब गोदावरी रिवर तक, बैंक ऑफ रिवर गोदावरी जैसे साउथ में, यहाँ गंगा तक बिहार क्रॉस करके अब गंगा तक इसका टेरिटरी था एक टाइम में। तो ये लोग जब आंध्रा से हाँ एक ये सेफ था उड़ीसा का एक टाइम पे, एक लंबा अरसे तक ये भी रहा। तो ये लोग जब जहाँ युद्ध करने के लिए जाते थे, तो वहाँ सपोज कोई हार जाते थे राजा, तो राजा ने भेंट कर रहे थे, मतलब ये ऑर्नामेंट्स ले लो अगर के बंधुता बनाने के लिए ये लोग भी कर रहे थे। तो ये जब युद्ध में जीतने वाला जितना ऑर्नामेंट्स आता था, इसको राजा ने अपने पास ना रख के ये भगवान के पास समर्पण कर देते थे। तो ये अलंकार और जितना भी जो लाते थे डिफरेंट जो राज्यों से, इसको ला के रत्न भंडार में डालते थे। तो वही है ऑर्नामेंट। तो इसीलिए बार बार इसको जब उनके ऊपर जो मुग़ल सम्राटों का आक्रमण हो या कुछ भी हो, तो इसमें कुछ क्या चोरी हुआ है नहीं हुआ है वो पता नहीं, लेकिन सब लोग का एक मन में है क्वेश्चन मार्क कि शायद जो चट्टान के नीचे अगर वो तब जो राजा थे हम लोग का, गजपति महाराज थे, तो शायद ये लोग उसको चट्टान के नीचे छिपा के रख दिए होंगे। तो इसीलिए तो ये जो बात था, तो हम लोग इसके लिए सोच रहे हैं कि एक जीपीआर सर्वे करके हम लोग देखेंगे कि अगर चट्टान के नीचे की दीवार के नीचे, दीवार के पीछे अगर कुछ है क्या, मेटालिक चीज़ कुछ है क्या। अगर है तो हम लोग सोचेंगे नेक्स्ट क्या करने के लिए, अगर नहीं है तो नहीं है, हम लोग एक बार क्लैरिटी आ जाएगा इसमें। तो ये एक है चांस, अगर ये सिचुएशन एक आएगा तो हम लोग भी इसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं अभी।
IIT खड़गपुर या IIT बॉम्बे किसी को साथ में लेके उनका टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उनके प्रेजेंस में ये करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। इस बारे में सरकार एक निष्पत्ति लेंगे, एक बार रिपेयरिंग ख़त्म हो जाएगा तो इस बीच में हम लोग इसको भी एक निष्पत्ति लेंगे और इस बारे में आगे जाने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा, जो सरकारी जांच समिति के अध्यक्ष हैं रिटायर्ड जस्टिस विश्वनाथ रथ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि रत्न भंडार के अलंकारों का विस्तृत जो विवरण जो तैयार किया जाएगा और उसको पब्लिक किया जाएगा। और जब तक ये काम हो रहा है, जब तक लिस्टिंग का काम चल रहा है, तब तक महाप्रभु के दर्शन और उनकी जो परंपराएं हैं क्या प्रभावित नहीं होंगी? इसके लिए आपके पास क्या योजना है? क्या 36 नियोग इसका समाधान है? 36 नियोग, ये 36 नियोग के साथ बात होके बहुत कुछ चीज़ें हुआ है और हम लोग काम ऐसा करेंगे जैसे ये भी SOP में है कि भगवान का जो परंपरा है, पूजा विधि है, नीति है, ये कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ये हम लोग के लिए ये प्रायोरिटी है, तो इसको सामने रख के हम लोग करेंगे। बाकी जो रहा, जो डिजिटल कैटलॉग बनेगा वो सोचा जाएगा कि पब्लिक होगा या गवर्नमेंट का एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट बन के रहेगा, ये उसके बारे में गिनती के बाद ही हम लोग सोचेंगे और कुछ भी निष्पत्ति उस बारे में लिया जाएगा। अच्छा, आप उड़ीसा सरकार में मंत्री हैं, 3 महत्वपूर्ण मामले संभाल रहे हैं, कानून, एक्साइज और आपका PWD। आपके लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है नया उड़ीसा बनाने की, तो इसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या कार्य योजना तैयार की है मुख्यमंत्री से मिलकर आप लोगों ने, आपके मंत्रिमंडल ने? देखिए, नया उड़ीसा बनाने के लिए उड़ीसा का इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना है, उड़ीसा में इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करना है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो हम लोग एक फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान अभी तैयार किए हैं, जिसको लेकर आने वाले 50 साल के लिए उड़ीसा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको हम लोग ये 5 साल में करने की सोच रहे हैं। तो हम लोग जैसे इलेक्शन कमिटमेंट हम लोग का था कि उड़ीसा में 75,000 किलोमीटर रोड्स हम लोग 5 साल में बनाएंगे। इसमें से करीब 15 से 25,000 किलोमीटर तो मेरा डिपार्टमेंट ही करेगा। हम लोग वही सोच रहे हैं कि इसमें कैसा किया जाएगा, फंड्स कहाँ से आएगा, इस बारे में हम लोग बहुत सीरियसली हम लोग उसको सामने ले रहे हैं। मतलब एक डिस्कशन फोरम में ला रहे हैं कि कैसे पैसा आएगा और स्टेट बजट क्या रहेगा, हम लोग का पार्टिसिपेशन कैसे रहेगा, क्या रहेगा करके हम लोग सोच रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग इस बारे में एक निष्पत्ति भी लेंगे कि जैसे पूरा उड़ीसा का जैसे अंदरूनी हिस्सा में जो टेरिटरी, जो बॉर्डर है उड़ीसा का, स्टेट का जो बॉर्डर है, उसका अंदरूनी हिस्सा में एक सर्कम्फरेंस का, पूरा सर्कम्फरेंस का एक रोड स्ट्रक्चर बनाने के लिए, रिंग रोड के माफिक अंदर ही अंदर, और बाकी उनको इंटरसेप्ट करेगा एक स्पाइन रोड। स्पाइन मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम मलकानगिरी, इट विल एंड एट मयूरभंज। तो ये तो ये इंटरसेप्ट करेगा ये पूरा ये को। बाकी जो रहेगा तो इसमें से नोड रोड्स निकलेगा। जो नोड रोड्स रहेगा क्या, इसमें आपको जैसे पोर्ट कनेक्टिविटी, कमर्शियल जो पॉइंट्स है, माइंस है, इंडस्ट्रीज है, उसको कनेक्टिविटी, ये एक कनेक्टिविटी पूरा रहेगा पूरा प्रदेश भर में, ताकि इनके जो ये जो रोड्स बनेंगे इसके साइड में आप लोग इंडस्ट्रियल इस्टेट ले सकते हैं, आप लॉजिस्टिक पार्क बना सकते हैं, आप SEZ बना सकते हैं। मतलब इन्वेस्टर के लिए कोई भी इन्वेस्टर आएगा उसके लिए दिक्कत नहीं होगा डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करें। इसको डिसाइड करने के लिए 5 मिनट में ये लोग डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ ये चीज़ डालना है, यहाँ SEZ डालना है, यहाँ लॉजिस्टिक पार्क डालना है करके हम लोग ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली बना रहे हैं। और जितना टूरिज्म पोटेंशियल जिस जगह का है, इसको भी हम लोग वेल कनेक्टेड कर रहे हैं भुवनेश्वर, कटक के साथ। जैसे कोई भी बाहर से आए तो इसको भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब करने के लिए हम लोग एक डिटेल प्लानिंग बनाए हैं, उसको बहुत जल्दी ला रहे हैं। और उसके बाद उसको कंप्लीट ट्रांसपेरेंट मोड में डालने के लिए हम लोग की रोड पॉलिसी बहुत जल्द बना रहे हैं। बाकी OPWD कोड जो है, OPWD कोड में भी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, वो 2-3 महीने में बहुत सारे काम होने वाला है इसमें। तो बहुत जल्द एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डिटेल प्लान ये 2-3 मंथ्स में हम लोग इसको सामने ला रहे हैं, जिसको लेके हम आगे चलेंगे। ये 5 साल तक ये वर्कआउट करेंगे। महोदय, 25 साल के बाद जब सरकार बदली है ना, तो लोगों की उम्मीदें ही बढ़ गई आपसे। मुझे याद है कि चंडीखोल में जब PM ने पहले रैली की थी तो उन्होंने कहा था कि उड़ीसा एक अमीर राज्य है लेकिन यहाँ के निवासी गरीब हैं। तो बस मैं आपसे आखिरी सवाल यही पूछना चाहूँगा कि उड़ीसा की अमीरी का फ़ायदा गरीब लोगों तक कब तक पहुँचाएगा? खासतौर पर वो जो CM पटनायक के इलाके से लोग भाग भाग के दूसरी जगह पर नौकरी करने जाते हैं,
उसको एक खास नाम दिया जाता है दादन दादन, तो वो कब बंद होगा? क्योंकि मैं देखिए दादन जो जाते हैं लोग, दो चीज़ें हैं इसमें। एक है कि अपने राज्यों में काम मिलता है नहीं मिलता है, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा ये है कि उनका यहाँ वेजेस कितना है। जो लोग जाते हैं केरल, मैक्सिमम लोग उड़ीसा से केरल जाते हैं, केरला जाते हैं, मेजर जाते हैं केरला, उसके बाद महाराष्ट्र जाते हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसमें क्या है, क्यों जाते हैं? इसमें एक चीज़ है कि वहाँ का जो मिनिमम वेजेस है, वेजेस के हिसाब से वेजेस उड़ीसा के वेजेस के कंपैरिजन में ज़्यादा था पहले। तो सरकार ने इस बारे में कोई निष्पत्ति नहीं ले रहे थे कि लाइक इसको क्या करना है ताकि इसको हम रोक पाएँ। अगर मेरे घर में रहते हुए मुझे एक स्किल्ड वर्कर को 600 रुपया मिलता है तो मैं 700 रुपया 650 रुपया में केरल में क्यों जाके काम करूं? तो ये एक क्वेश्चन मार्क था। तो हमारा गवर्नमेंट में अभी रिसेंटली एक डिसीजन लिया कि जो अराउंड 35-40% का एक हाइक हम लोग मिनिमम वेजेस में डालें। ताकि क्या हुआ, तो ये बेसिकली हम लोग ऑलमोस्ट एट पैर विथ कर्नाटक, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र ये सिचुएशन को ले आए। कोई केरल हमसे थोड़ा सा ज़्यादा है मिनिमम वेजेस उन लोगों का, तो इस हिसाब से ये लोग का वेजेस मिलना शुरू होगा। दूसरा काम है, एक बार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री डेवलप करना शुरू करेगा, रियल इस्टेट वहाँ डेवलप करना शुरू करेगा, तो ये लोगों को, बाकी जो लोग जा रहे हैं ये लोगों के लिए यहाँ काम मिलना भी शुरू हो जाएगा। NREGA में उन लोगों को काम देने के लिए हम लोग उसको निश्चित करना शुरू कर रहे हैं। तो ये सब करके हम लोग, जैसे लोग अंडर कंपल्सन जा रहे थे जिन लोगों ने, ये सब का जाना बंद करने के लिए जो प्रक्रिया करना है हम लोग उसको शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्दी उसका परिणाम भी सामने आ जाएगा। और लोग, मेरा विश्वास है कि ये 3-4 साल के बाद शायद देयर विल बी ए ड्रास्टिक फॉल इन नंबर ऑफ माइग्रेटिंग वर्कर्स इन द स्टेट। बहुत खूब महोदय। अच्छा, वैसे मैंने सोचा था कि आखिरी सवाल होगा, लेकिन एक लास्ट सवाल, एक आखिरी सवाल और। प्रधानमंत्री ने एक आश्वासन और दिया था कि जिन लोगों ने उड़ीसा को लूटा है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। पांडियन कैसे हैं और क्या उन्हें अपने कामों की सज़ा मिलेगी? देखिए, ज़रूर मिलेगा। ये आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मैंने विधानसभा में 2-3 दिन पहले नवीन पटनायक जी को एक उनका जो कमेंट था, टिप्पणी था बजट के ऊपर, उसको जवाब देके मैंने बोला कि आप लोग धैर्य रखो, 1 साल में हम लोग ऐसा काम करेंगे कि आप लोगों को और आपका 24 साल को लोगों ने, उड़ीसा का लोगों ने भूल जाएंगे। तो आज भी मैं बोल रहा हूँ, पूरा जनता को मैं आश्वासन दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि थोड़ा धैर्य रखिए। जो करप्शन किया है, जो उड़ीसा को लूटा है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस बात भरी सभा में बोले थे, इसको डेफिनेटली विल टेक केयर ऑफ दैट सिचुएशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे उड़ीसा के कानून, एक्साइज और PWD मिनिस्टर श्री पृथ्वीराज हरिचंदन जी। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को उनकी सारी बातें समझ में आई होंगी, और जो टाइमलाइन उन्होंने दिया है, हम दोबारा उनसे इंटरव्यू करेंगे और उनसे पूछेंगे, जनता की तरफ से उनसे सवाल करेंगे कि जो टाइमलाइन उन्होंने बताई उस पर काम कब तक पूरा हुआ। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।